अपन लेंगे ब्रॉड रूप से, और उसके बाद भी अपने पास समय बचेगा तो इसमें क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। आज क्वेश्चन वगैरह के लिए हम समय ज्यादा देंगे क्योंकि कल शनिवार है और फिर इतवार है, फिर सोमवार। ये दीपावली की 3 दिन की छुट्टी सेंटर से घोषित हुई है कि 3 दिन छुट्टी रखें आप, शनिवार, इतवार और सोमवार। परंतु हो सकता है कि दूसरे जो टीचर्स हैं उनको केवल इतवार और सोमवार कहा गया है, यानी रविवार, संडे एंड मंडे। सैटरडे जिन लोगों की क्लास लगती है तो वो लगेगी, हमारी नहीं लगेगी। तो अब अपन शुरू करते हैं पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का जो फार्मूला केमिकल वो के के नाम से जानते हैं। के एक ह्यूमन बॉडी में लगभग 250 ग्राम पोटेशियम की मात्रा हमेशा प्रेजेंट रहती है, और पोटेशियम हमें भोजन में अनेकों रूप में प्राप्त होता है, और इसकी कमी से मार्केबल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो पोटेशियम, जैसे कि पोटेशियम जो है पोटास से बना हुआ शब्द है, ये पोटेशियम पोटास में भी रहता है। पोटास का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र ग्रामीण इलाके से खेत में, और पोटास जो है वो एक प्रकार का, अपन उसको बारूद तो नहीं कह सकते, पर हाँ ये है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का रहता है पोटेशियम, ये पोटास। और वो जो है वो उसकी हैबिट रहती है कि किसी भी चीज को मूवमेंट कर देता है। जैसे अगर अपन पोटास खाद में डालते हैं, खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो पौधे बहुत जल्दी जल्दी वृद्धि करते हैं। तो इसी क्योंकि वो पोटास जमीन में जाके जो है वो एकदम से उसकी ग्रोथ पावर को बढ़ा देता है। तो इसलिए पोटास या पोटेशियम के रूप में अपन लेते हैं। अब अपने शरीर में क्या काम करता है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ये अपन एक एक देखते हैं। तो पहले देखेंगे कमी से रोग, फिर इसका सोर्स किस किस चीज से मिलता है। तो पोटेशियम जो है वो पहला, हमारे ब्रेन में जो केमिकल बहता है उस केमिकल को तेजी से यानी स्पीड से बहाने के लिए और ठीक से काम कराने के लिए हमको पोटेशियम की जरूरत रहती है। जो हमारी नर्व्स है, जिनको नस कहते हैं, जैसे हमने उंगली मोड़े, तो ये उंगली हमने जो है वो मोड़े अपनी एक्चिक मसल्स। एक्चिक मसल का मतलब होता है वॉलेंट्री मसल्स, जो हमने की। अगर हम चाहें तो इसको नहीं भी मोड़े, ठीक है ना। ऐसे ही दो चीजें रहती है, एक होती है वॉलेंट्री और दूसरी रहती इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक मसल्स। अनैच्छिक मसल्स का मतलब होता है कि आपकी इच्छा हो या ना हो वो काम करेगी, वो कहलाती है अनैच्छिक मसल्स। तो इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल के एग्जांपल अपन देंगे। जैसे आपने जो है वो किसी कार्य को हाथ से संपन्न किया, आटा गूंथे रोटी बनाने के लिए या गाड़ी चला रहे हैं, तो ये जो है वो ऐच्छिक वर्क है या वॉलेंट्री वर्क है। दूसरे रहते हैं अनैच्छिक, जैसे पलकों का झपकना। पलकों का जो झपकना है वो इनवॉलेंट्री नेचर है। इनवॉलेंट्री नेचर इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको कभी भी इस बात का टेंशन नहीं रहता कि आज अपन ने ज्यादा पलक नहीं झपकी, वो अपने हिसाब से झपकती है और खुलती है। अयोध्या प्रसाद जी माइक म्यूट कर दें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो बताएं। हाँ, अयोध्या प्रसाद जी ने माइक म्यूट कर दी है। और अब अपन आगे देखते हैं, और वॉलेंट्री एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। हार्ट का धड़कना, सांस का चलना, डाइजेशन का होना, ये सभी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। हार्ट के धड़कने पे आपका कंट्रोल नहीं रहता कि आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ, हार्ट को थोड़ी देर के लिए बंद कर, वो इनवॉलेंट्री मसल्स रहती है और वो हार्ट को धड़काते रहते हैं। सांस लेने का, सांस भी जो है वो आप अगर चाहे तो रोक सकते हैं, मगर इसके बाद भी जो है वो अपने आप काम पूरा 24 घंटे 12 महीने चलता रहता है। डाइजेशन का, आपने भोजन कर लिया, आपका टेंशन खत्म, आपको टेंशन सिर्फ भोजन तक रहता है कि आज 2 रोटी और दाल खाऊंगा, बाकी डाइजेशन करने का टेंशन नहीं रहता। वो डाइजेशन प्रक्रिया इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा होती है, और इन्हीं में जो हेल्प करता है वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो केमिकल बहता है, और पोटेशियम की कमी होने से ये पहला रोग होता है कि पेशेंट को कुछ सूझता नहीं है। कई बार इस तरह के पेशेंट को लोग बाग जो है वो इंसिनिटी या थोड़ा सा पागलपन भी कह देते हैं, यार वो पागल हो गया। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा कि जैसे टेबल में बैठा है तो पेन को इधर उधर उठा के रखेगा, और कोई आएगा तो उसको आश्चर्य रूप से देखेगा, पहचानेगा नहीं, कौन है आप? अच्छा,
इस तरह से, जबकि उसको कोई ऐसा पागलपन नहीं है, केवल जो है वो पोटेशियम की कमी के कारण उसको जो है वो इस तरह की इंसिनिटी आ गई है, जो कि वक्ती तौर पर रहती है, जिसको अपन बोलते हैं कुछ समय के लिए, और कभी कभी कुछ घंटे के लिए रहती है। और अगर उसको आप पोटेशियम की मात्रा जो अपन सोर्स में बताएंगे दे दें तो अपने आप वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। उसको प्रॉपर इसकी पोटेशियम की हम बता देते हैं कितनी मात्रा चाहिए, वो है 5 मिलीग्राम, केवल 5 मिलीग्राम। और जब किसी के ब्लड में अगर आपको ऐसा डाउट होता है तो ब्लड में आप पोटेशियम की जांच कराएं तो वो 1 ग्राम 1.5 ग्राम निकलेगा, इसका मतलब कि उसकी पोटेशियम कम हो रहा है। तो पहला ये काम। दूसरा, अपन जानते हैं कि जितनी भी अपनी बॉडी में विस्फोटक क्रियाएं रहती हैं, विस्फोटक का मतलब होता है कि जो प्रेशर से होती है, जैसे हार्ट प्रेशर से धड़कता है, हार्ट ऐसा धीरे धीरे नहीं धड़कता, नहीं तो प्रेशर से ब्लड पैर की उंगलियों तक पहुंचे नहीं पाएगा। तो पहला जो है वो प्रेशर से धड़कना, दूसरा छींक का आना। छींकते हैं अपन, कमी से होने वाले रोग की अपन बता रहे हैं अमित सलोरिया जी। पहला अपन ने बता जो कि इंसिनिटी मतलब थोड़ा सा पागलपन टाइप का होता है, पर उसको पागल नहीं कहते अपन, क्योंकि पोटेशियम मिलने पर वो ठीक हो जाता है। एक दो दिन के लिए थोड़ा सा ऐसी हरकतें करता है पेशेंट, मगर वो ठीक हो जाता है। तो इंसिनिटी फर्स्ट। सेकंड जो अपन बता रहे थे कि जो विस्फोटक करने वाली चीजें, जैसे कि हार्ट का धड़कना बहुत तेजी से, छींक का आना, खांसी का आना, मोशन पास करना, यूरिन पास करना, डिलीवरी होना। डिलीवरी भी जो होती है वो आराम से नहीं होती, एकदम विस्फोट के साथ बच्चा जो है वो बाहर आता है। नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं। जो कम उम्र की महिलाएं रहती हैं 19, 20, 25 साल तक की, उनको अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो जो लोग महिलाएं वो जानती है कि एकदम स्पीड से जो है वो बच्चा आता। कई बार नर्स के हाथ में भी नहीं आ पाता, नीचे गिर जाता। इसी कारण डिलीवरी वाले जगह पे गद्दे का या उसका इस्तेमाल करते हैं, टेबल पे अगर हो रही है तो, और नहीं तो जमीन पे डिलीवरी कराते हैं। होम डिलीवरी की बात कर रहे हैं। और यदि हॉस्पिटल में है तो वहां पर इतना स्पेस टेबल पे रहता है कि वो एकदम तेजी से बच्चे नीचे ना गिरे। तो वो विस्फोट की जितनी भी क्रियाएं बहुत तेजी से होने वाली क्रियाएं, वो सभी में पोटेशियम का रोल रहता है। और अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो ये सब चीजें जो है वो स्लो हो जाती है, हार्ट भी धड़कना कम हो जाता है। कई बार हार्ट ब्लॉक की कंडीशन हो जाती है, पेशेंट का जो पल्स है वो 25, 20, 25, 40 तक चला जाता है। अपन जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का पल्स रेट 72 प्रति मिनट होना चाहिए, परंतु वो इसकी कमी से, पोटेशियम की कमी से काफी कम हो जाता है। अब देखते हैं अपन कि इससे जो है सोर्स कौन कौन से। पोटेशियम के सोर्स बहुत लिमिट है, क्योंकि इसकी मात्रा जो है वो विस्फोट होने के कारण बहुत जल्दी किसी भी चीज को गला देती है। इसी कारण हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पहला है केले। केले में बहुत मात्रा में पोटेशियम रहता है और केला खाना चाहिए, परंतु उसकी मात्रा सीमित रहे। यदि आप 1 केला रोज खाते हैं या 2 केला रोज खाते हैं तो पोटेशियम आपको पर्याप्त हो जाएगा। केले को प्रसाद के रूप में और पूजा पाठ में इसमें उसमें तो खाते ही, मैं मरीज, हार्ट के मरीज को भी केले दे सकते हैं यदि उसको डाइजेशन, सर्दी, कोराइजा इस टाइप की कोई प्रॉब्लम न। ये पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण केले अक्सर जो है वो नीचे से गल जाते हैं। ये तो नॉलेज होगा कि जहां भी वो जमीन के टच में आते हैं तो गल जाते हैं। इसलिए केले को कभी भी टांग के रखना चाहिए। जो बेचते हैं, फल की दुकान रहती है तो देखे होंगे केले टंगे रहते, मतलब इसलिए टंगे रहते हैं वो शो पीस करने के लिए नहीं कि हमारे यहाँ केले मिलते हैं। केले तो उसको रख भी सकते हैं, मगर अगर उसको टांग के रखेंगे तो वो ज्यादा दिन तक खराब नहीं होंगे, क्योंकि उसमें पोटेशियम रहता है। तो ये पहला एग्जाम्पल इसमें सोर्सेस में। और दूसरा रहता है नारियल का पानी। दोनों चीजें, नारियल और नारियल का पानी। अब नारियल जो गिरी रहती है, जिसको अपन डोल कहते हैं, अपन ने नारियल फोड़े सूखा वाला, और जो सूखा डोल है या गीला वाला अपन ने नारियल फोड़े और गीला वाला नारियल का जो डोल है, तो वो हमारे को नहीं लगता कि कोई व्यक्ति एक ही बार में पूरा डोल खा पाता हो। गीला तो फिर भी खा लेते हैं, पर सूखा नहीं खा पाते। तो इसलिए उसकी डोल की जो मात्रा है, जितने भी टुकड़े वो खा रहे हैं,
और उसका पानी। तो नारियल के पानी में बहुत ज्यादा पोटेशियम रहता है, और अक्सर जब देखे अपन ने पानी सूख जाता है तो वो नारियल खराब निकल जाता है। तो ये पोटेशियम की उपस्थिति ये इन सब चीजों को, फलों को खराब भी कर देती है। इसी कारण हर बार ताजे केले लाना पड़ता है, क्वांटिटी मेंटेन करना पड़ता है, नारियल की भी क्वांटिटी मेंटेन करना पड़ता है कि मान लो बिक जाए इतने 50 नारियल 100 नारियल वो लोग रखते हैं, एकदम एक्सेस ला के नहीं रखते। तो ये नारियल का पानी। अच्छा, मार्केट में नारियल का पानी जो है वो प्रोटीन्स की दुकानों पे भी मिलता है, जहाँ बिस्किट ब्रेड वगैरह बोलते हैं, तो वहां पर जो है वो कोकोनट वाटर के रूप में आता है, आजकल आने लगा है। पर वो केमिकल नहीं है, अगर वो उसकी सत्यता देखना है तो उसका टेस्ट वैसे ही आएगा जैसे नारियल का रहता है। अब वो उसको भी आर्टिफिशियली ले सकते हैं, उसमें एक्चुअली अपना उद्देश्य नारियल पानी पीने का विटामिन मिनरल के ऊपर रहता है। तो ये के बारे में, जो कि हार्ट की गतिविधि को सही करता है। इसी कारण चिरायु या जो भी पालीवाल बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ भोपाल में, और देखे होंगे उनके आसपास नारियल पानी की दुकानें जरूर रहती हैं, क्योंकि वो हार्ट के लिए अक्सर मरीज को जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो तुरंत वहीं की वहीं अवेलेबल हो जाता है। तो नारियल का पानी हमारे ख्याल से कम हफ्ते में एक बार जरूर ग्रहण करना चाहिए, ताकि पोटेशियम की मात्रा मिलते रहे। तो ये पोटेशियम कंप्लीट हो गया। दूसरा लेते हैं अपन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का फॉर्मेशन में मैग्नीशियम बोन के फॉर्मेशन में अहम रोल निभाता है, यानी बोन को बनाता है, तथा यह सभी बॉडी सेल में मिलता है। ह्यूमन बॉडी में 25 ग्राम मैग्नीशियम हमेशा स्केलेटन में प्रेजेंट रहता है, यानी कि हड्डियों में। कैल्शियम और पोटेशियम के मेटाबॉलिज्म के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, और मैग्नीशियम मिलते रहना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए। अब इससे अपन देखते हैं कि इससे बीमारी कौन कौन सी हो जाती है। तो इससे बीमारी होती पहली सिरोसिस ऑफ लीवर। नीतू क्या बोल रही हो? सर मैग्नीशियम टॉपिक फिर से शुरू कर दीजिए। हाँ, मैग्नीशियम का जो रोल है वो बोन के फॉर्मेशन में बहुत अच्छा रोल करता है। बोन हड्डी जब बनती है तब ये कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलके, और बॉडी सेल या बोन में कैल्शियम और फास्फोरस को जोड़ने का काम करता है। जैसे प्लास्टर करते हैं तो वैसे उसको जोड़ने का काम करता है। और ब्लड में 25 ग्राम मैग्नीशियम हमेशा स्केलेटन में और ब्लड में प्रेजेंट रहता है हड्डियों का। और कैल्शियम और पोटेशियम के मेटाबॉलिज्म के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। मेटाबॉलिज्म यानी उसको सरल घटकों में तोड़ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में तोड़ता है, पोटेशियम को पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह जो बनाते हैं अलग अलग, उसमें तोड़ने का काम मैग्नीशियम के द्वारा ही संपन्न होता है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो पहला है सिरोसिस ऑफ लीवर, यानी लीवर का जो आर्किटेक्चर है, बनावट है, वो घटने लगती है या टूटने लगती है, वो कहलाता है सिरोसिस ऑफ लीवर, इसकी कमी से। दूसरा टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान टॉक्सीमिया या टॉक्सिन डेवलप हो जाते हैं, अंदर ही अंदर डेवलप हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अलग से उसको कोई इन्फेक्ट लगे। टॉक्सीमिया वैसे भी डेवलप हो जाते हैं क्योंकि टॉक्सिन रहते हैं अपनी ब्लड में, और मैग्नीशियम उनको सप्रेस करके रखता है, दबा के रखता है। परंतु यदि मैग्नीशियम की कमी होगी तो वो टॉक्सिन ज्यादा मात्रा में डेवलप हो जाते हैं। पीईएम का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। छोटे बच्चों में 10 साल तक के बच्चों में मैग्नीशियम की कमी से प्रोटीन उनको कितना भी दें तो डिपॉजिट नहीं होगा, तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है। और माल एब्जॉर्प्शन जैसे सिम्टम आते हैं। माल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि कुछ भी खिलाएं तो वो उसको नहीं लगेगा। माल का मतलब होता है एबनॉर्मल, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। कई पेशेंट आएंगे तुम्हारे पास कि अरे हम इस बच्चे को 3 गिलास दूध, 4 रोटी, चावल ये सब खिला रहे हैं, मगर ये दुबला की दुबला ही है। तो वो कहलाता माल एब्जॉर्प्शन, यानी खिला तो रहे हैं पर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की कमी है। तो ऐसे लक्षण बॉडी में दिखाई देते हैं, और लगभग 200 मिलीग्राम पर डे मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, जो हमें सोर्स में देखेंगे अपन कि किस तरह से मिलते हैं।
तो हमने जो कैल्शियम और फास्फोरस के सोर्स देखे वही मैग्नीशियम के भी सोर्स रहते हैं, जैसे कि मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट, दूध और दूध से बने दही, बटर, जो अपन और भी बताए थे, घी, पनीर और दूध से बने पदार्थ जितने भी हैं। नॉनवेज में जो हड्डियां रहती हैं, हड्डी या नरम हड्डी खाते हैं, तो उसमें चिकन और गोट मिल्क, गोट मीट, ये इनमें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम की रहती है। इसके अलावा जो नीचे जमीन के नीचे वाले कंद रहते हैं, शकरकंद, आलू, इनमें भी मैग्नीशियम की मात्रा होती है जो लोग शाकाहारी है। तो ये मैग्नीशियम का रोल। नेक्स्ट देखते हैं अपन आयरन। आयरन यानी Fe, ये एडल्ट ह्यूमन बॉडी में लगभग 4 ग्राम आयरन की मात्रा हमेशा पाई जाती है। फेरस की 70% मात्रा ब्लड में हमेशा प्रेजेंट रहती है, जो हीमोग्लोबिन की रहती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 3.34 mg आयरन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में अपन कितना ग्राम परसेंटेज नापते हैं? फीमेल में होना चाहिए 10 से 12 ग्राम परसेंटेज, और मेल में होना चाहिए 12 से 14 ग्राम परसेंटेज। तो ये उसी का बता रहा है कि यदि 1 ग्राम में नापें तो इसमें आयरन की मात्रा 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। इसके फंक्शन देखें तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में, ब्रेन के डेवलपमेंट में, रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन और मस्कुलर जो एक्टिविटीज हैं उनको करने में होता है आयरन का उपयोग। आयरन की कमी से अपन ने रोग पढ़ चुके थे कौन कौन से होते हैं। आयरन की कमी से 3 अलग अलग स्टेज में बांटा गया है। अगर पहली स्टेज में यह है कि आयरन का स्टोरेज बॉडी में नहीं हो रहा है। आयरन का स्टोरेज जो होता है वो लीवर में होता है और स्किन के नीचे होता है विटामिन डी की उपस्थिति। विटामिन डी आयरन को अर्जिस्टेरॉल नामक कंपोनेंट्स में डिवाइड करके और उसके अंदर रखता है। दूसरी स्टेज में आयरन का स्टोरेज होना कम पड़ गया, जिससे एनीमिया तो नहीं होता, किंतु आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लक्षण पेशेंट में देखे जा सकते हैं। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया अपन एनीमिया के चैप्टर में पढ़ा चुके, और उसमें जो है पेलनेस आना, टंग जो है वो व्हाइट हो जाना, हाथ पैर पीले दिखाई देना, ये आयरन डिफिशियंसी। तीसरी स्टेज में आयरन की बहुत ज्यादा कमी जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन का बनना रुक जाता है। तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो वो सीवियर एनीमिया की कंडीशन आती है। तो ऐसा काम होता है, उसके पहले ही इतने सिम्टम आते हैं कि पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब देखते हैं सोर्स, आयरन के सोर्स के बारे में। यदि हम देखें तो आयरन के 2 रूप में मिलता है, एक हीम आयरन और दूसरा नॉन हीम आयरन। तो हीम आयरन यह हमें लीवर, मीट, पोल्ट्री और फिश के द्वारा प्राप्त होता है। हीम आयरन नॉन हीम आयरन के एब्जॉर्प्शन के काम आता है। हीम आयरन ये जो नॉनवेज जो लोग खाते हैं तो उसमें कलेजी, मटन और मुर्गा, मछली, इनसे प्राप्त होता है हीम आयरन। इसी के जो सिरप आते हैं बहुत सारे, जैसे कि सक्कस इंट्रिकस, जैसे कुछ लोग शाकाहारी है और उनको हीम आयरन चाहिए, तो मेडिकल स्टोर में सक्कस इंट्रिकस आता है। दूसरा रहता है पालक से बना हुआ HB रिच आता है, और पालक, हाँ वेजिटेरियन में बता रहा है ना, हीम आयरन में वेजिटेरियन में जो है वो पालक और पालक से बने हुए प्रोडक्ट जितने भी रहते हैं। पालक को कई रूप में खाते हैं, कुछ लोग पालक के बड़े खाते हैं, पालक की सब्जी खाते हैं, ठीक है ना, पालक पनीर खाते हैं। हाँ, पालक के अतिरिक्त मेथी और जो डार्क ग्रीन वाली चीजें रहती हैं वो अपन आयरन में बता चुके हैं, तो वो उसमें लिया जाता है। और इसके अलावा आयरन जो है वो हरी पत्तीदार सब्जी जो डार्क ग्रीन वाली सभी में मिलता है। ऐसा आयरन जो हीम आयरन कहलाता है। हीम आयरन का काम रहता है नॉन हीम आयरन को एब्जॉर्ब करना, और ज्यादातर वेजिटेबल सोर्स से प्राप्त होता है नॉन हीम आयरन, जैसे सेरेल्स या सेरेलक कहलाता है, गेहूं, मक्का, सोयाबीन का पाउडर या आटा बोलते हैं अपन जिसको, वो सेरेल्स कहलाता है। इसमें नॉन हीम आयरन। फिर ग्रीन लीफ वेजिटेबल, पालक, मेथी, चौलाई, गुड़ में बहुत ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन मिलता है। हाँ, सलजम, गाजर
ये भी उसके सोर्स हैं। ड्राई फ्रूट में अंजीर, मुनक्का और किशमिश। ड्राई फ्रूट में देखें अपन तो अंजीर, मुनक्का और किशमिश में बहुत मात्रा में नॉन हीम आयरन की उपस्थिति रहती है। तो ये रोग इसके और इसके सोर्स। ठीक है, अब अपन इकट्ठा एक और खत्म कर लें आयोडीन, और फिर इकट्ठे जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, तो अपने पास काफी टाइम रहेगा। ये 5-7 मिनट में आयोडीन भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मिनरल्स पूरे के पूरे हो जाएंगे। नीतू थोड़ा सा क्लियर बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर हेप्टोग्लोबिन सिरप ले सकते हैं? हाँ, हेप्टोग्लोबिन है, एचबी रिच है, हीम वाले जितने भी जैसे इसमें हीम का इस्तेमाल हुआ है, या एचबी का टीनाबुलिन आती है, टीनाबुलिन में भी रहती है। तो सिरप तो बहुत पूरी लाइन लगी रहती है सायरप की, और सभी में जो है वो पालक का जूस, लौकी का जूस, अंजीर, ये जो ड्राई फ्रूट्स चूड़े तक है, नमकीन तक ड्राई फ्रूट्स के आते हैं, और ये भी आते हैं। तो वो कोई भी सिरप ले सकते हैं। जो तुमने बताया वो सिरप की 2-2 चम्मच लिया जाता है। उसमें बस एक ही चीज का ध्यान रखें कि ये ज्यादातर चाशनी से या शहद से बनते हैं, हनी और चाशनी से। तो वो पेशेंट को ऐसा ना दें, शुगर वाले को, कि उससे उसकी शुगर बढ़ जाए। ठीक है ना। तो ये आयरन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। और आयरन को जो लोग रिपीट करना चाह रहे हैं, तो वो आयरन हम बता दें कि इसको फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं, और इसका फंक्शन हीमोग्लोबिन को बनाने में, ब्रेन के डेवलपमेंट में, आर्बिटोन सिरप भी है। हाँ, थोड़ा और स्पष्ट बोलो। नहीं तो सर डायबिटीज पेशेंट कौन सा सिरप ले सकते हैं? जिसमें कि उसका इस्तेमाल नहीं हुआ हो, शक्कर का, चाशनी का और उसका। तो अभी ये लिखा था ना किसी ने, आर्बिटोन करके नाम से, या एचबी रिच और आर्बिटोन, ये इनमें शहद का और उसका इस्तेमाल नहीं होता। वो सेक्रीन से बनाया जाता है, सेक्रीन और उससे, है ना, ओरोकेयर नाम से। उसमें कंपोनेंट में लिखा रहता है। हाँ, आयरन के इंजेक्शन दे सकते हैं सर? इन्फेरान का, इन्फेरान के इंजेक्शन भी दे सकते हैं इसमें? इन्फेरान का इंजेक्शन भी दे सकते हैं सर इसमें? हाँ, इन्फेरान के इंजेक्शन भी दे सकते हैं सर इसमें? इन्फेरान, हेलो खुराना जी, आप वीडियो बनाइए और डायरेक्ट ऑडियो से बोलिए। इंजेक्शन अपन कभी भी पेशेंट को तब देते हैं जब वो ओरल रूप से खाने को मना कर। हाँ, तो हम बता रहे हैं ना, इंजेक्शन देते हैं, मगर पेशेंट जब ये कहता है कि मैं मुंह से नहीं खाऊं जी, ठीक है ना। हाँ, हाँ, ये अपनी जो मेडिकल की प्रोसेस है, हाँ, उसमें यही एक अपन को ध्यान रखना पड़ता है कि अपन इंजेक्शन का या किसी टैबलेट का इस्तेमाल अगर ओरल ले रहा है, तो फिर उसको इंजेक्शन क्यों लगाएंगे। तो ये आयोडीन को और सुन लें, फिर अपन क्वेश्चन की झड़ी सुनेंगे। आयोडीन एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है जो कि थायराइड हार्मोन को बनाने में जरूरी होता है। तो एक नॉर्मल एडल्ट में 50 मिलीग्राम आयोडीन की मात्रा पर्याप्त होती है, और उतनी आयोडीन जो है वो रहना चाहिए। इसमें अपन कमी से रोग देखते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ग्वाइटर या घेंगा रोग इसमें आयोडीन की कमी से होता है। दूसरा रहता है हाइपोथायराइडिज्म, अपन ने इस वाले चैप्टर में पढ़े थे, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। तो ये दोनों आयोडीन और थायरॉक्सिन की कमी से रहती है। तीसरा रहता है इंजर्ड मेंटल फंक्शन, इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन। मेंटल फंक्शन या मानसिक रूप से जो काम कर रहा है वो इम्पेयर्ड होते हैं। इम्पेयर्ड यानी नॉट प्रॉपर परफॉर्मेंस। अगर मान लो किसी प्रकार का उसको काम करना है, तो वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जितना देना चाहिए। जिसको अपन गाड़ी की भाषा में बोलते हैं कि अगर इंजन में खराबी है, ब्रेक ऑयल नहीं है, गियर ऑयल नहीं है, तो फिर वो उसका एवरेज गिर जाता है। तो इसी प्रकार अपने काम करने की जो कैपेसिटी है, वो मानसिक रूप की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाती है।
अपन से कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, उसको मालूम है कि यार ये कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इसी कारण मानसिक रूप से वो कमी को पूर्ति करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता जरूरी रहती है। तो आयोडीन मिलते रहेगा, मानसिक रूप से भी आदमी मजबूत रहता है। शारीरिक रूप से तो रहता ही है और मानसिक रूप से रहता है। इसके बाद तीसरी है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मतलब होता है कि अपने आप गर्भपात हो जाना, विदाउट एनी रीजन, अपन कारण खोजते रह जाएंगे और गर्भपात हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। तो उसका एक कमी रहती है कि आयोडीन की कमी से गर्भपात भी होने के चांसेस रहते हैं तीसरे 7वें महीने में और तीसरे महीने। और मिक्सोडेमा और क्रिटिनिज्म के बारे में अपन ने बताए थे। मिक्सोडेमा में जो एडल्ट को होने वाली बीमारी है, जिसमें कि उसका फेट का डिपोजिशन हर जगह कहीं कहीं होता है और साथ ही साथ उसका जो जबड़ा रहता है वो नीचे वाला जबड़ा आगे रहता है और ऊपर वाला जबड़ा पीछे रहता है। और ये जो ओंठ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इतने लंबे खुलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। मेंडल भी बड़ा रहता है, मेंडिबल जो नीग्रो लोगों को देखे होंगे, कीनियाई लोगों के, उसके लिप्स जो है वो मोटे मोटे रहते हैं, जैसे वो मावे की जलेबी रहती है तो वो देखे होंगे काली और थोड़ी बड़ी रहती है, वैसे ओंठ रहते हैं उसके। और ओंठ की जो लंबाई रहती है वो इस गाल से लेके इस गाल तक रहती है। मिक्सोडेमा वाले पेशेंट मतलब जब लिप्स को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे 2% एट ए टाइम उसको किस ले सकते हैं, इतना ओंठों की इधर से इधर तक की चौड़ाई रहती है। तो ये मिक्सोडेमा में इस टाइप की कंप्लेंट आती है। और दूसरी क्रिटिनिज्म में बच्चा जो है वो छोटा रह जाता है, जैसे जोकर देखते हैं अपन इसमें सर्कस वगैरह में, तो उसमें हाइट छोटी रह जाती है, हाथ पैर मोटे मोटे रहते हैं, जल्दी जल्दी चलता है और कहीं भी बैठ जाता है झट से, क्योंकि हाइट कम हो जाने के कारण। और नेचर वाइज देखें तो स्टूपिड रहता है, बदतमीज टाइप का रहता है, किसी को भी कुछ भी बोल देगा वो उसके जेहन में इस तरह का। वैसे भी ज्यादातर जो कम हाइट के लोग रहते हैं वो इस तरह का नेचर रहता है उनका, कि वो बोलते समय ये नहीं देखते कि उसको क्या बोलना है, सोच समझ के नहीं बोलते, क्योंकि इसका मेंटेनेंस जो है वो दरमियाने कद या लंबे कद वाले ही कर पाते हैं। एनीवे, अब देखते हैं सोर्स की अपन को आयोडीन किस किस सोर्स से मिलता है। तो सी फिश पहला सोर्स है इसका। सी फिश यानी समुद्र की मछलियां। एक तो रहती है पानी की, ठंडे पानी की, मीठे पानी की मछलियां, नदी तालाब पोखर से उत्पन्न झरने वगैरह में, और एक रहती समुद्री मछलियां। तो समुद्री मछलियों में बहुत ज्यादा मात्रा में आयोडीन की मात्रा रहती है। दूसरा सी साल्ट, जो नमक रहता है, ऐसा नमक जो समुद्र से प्राप्त किया गया। 3 तरह के नमक प्राप्त होते हैं। पहला रहता है समुद्र से प्राप्त किया हुआ, दूसरा रहता है पत्थर से प्राप्त किया, जिसको अपन उपास का नमक बोलते हैं, और वो शाकाहारी रहता है, उसमें मछलियों की या किसी जानवर की हड्डियां नहीं रहती। तो वो इसलिए खड़ा नमक लाते हैं, उसको फिर पीसते हैं, जो उपास का नमक रहता है, सेंधा नमक भी कहलाता है। और तीसरा नमक रहता है जो काला नमक कहलाता है, वो इसको और केमिकल मिला के बनाया जाता है और उसका टेस्ट अलग रहता है, जो तरबूज के साथ खाया जाता है, या गन्ने के रस वाले जो है वो पाउडर के फॉर्म में रखते हैं, मसाला बोलते हैं उसको। तो वो नमक जो है वो केमिकल और उपास के नमक को मिला के बनाया जाता है। तो ऐसे तीनों नमक में मगर आयोडीन की मात्रा रहती है। इसके अलावा कॉड लीवर आयल, जो कॉड लीवर आयल अपन लेते हैं, उसमें भी आयोडीन की मात्रा रहती है। फिर कुछ वेजिटेबल आयोडाइज्ड नमक, आयोडाइज्ड साल्ट, जिसका इस्तेमाल होता है पोटैटो आलू में, और उबले अंडे में। चेरी जो एक फल आता है, रेड कलर का रहता है चेरी, उसमें भी आयोडीन की मात्रा रहती है। इसके अलावा एलियम सटाइवा मतलब लहसुन, तो लहसुन में भी चैनल को बता दें, फिर अपन क्लास खत्म करें। सर बोल रहे हैं आजकल बहुत आदमी को जो साटिका की बीमारी है वो वेगस नर्व से ही है कि कैसे है सर? नहीं, हमने सुन लिया आपके तिवारी जी, पूरी बात भी समझ में आ गई। साइटिका बीमारी जो है वो साइटिक नर्व से होती है। वेगस नर्व पैर में नहीं जाती,
वेगस नर्व का एब्डोमेन तक रूट रहता है, वो क्रेनियल नर्व है 10वें नंबर की, और वो ब्रेन से निकलती है और गले से होते हुए उसका हालांकि रोल बहुत है हार्ट के पास भी पेट में भी, परंतु वो पैर में नीचे नहीं जाती। पैर में जो 3 नर्व रहती है वो हम बताते हैं, एक रहती है सामने से जाती है फीमोरल नर्व, और अंदर से जाती है ऑब्टूरेटर नर्व, और पीछे से जाती है सियाटिक नर्व। और वो सियाटिक नर्व अगर मसल्स के बीच में फंस जाए तो उसमें केमिकल बहना बंद हो जाता है और वही सियाटिका कहलाता है। ठीक है, उसका रोल नहीं रहता। हेलो, उसमें फिजियोथेरेपी से ज्यादा और नमक एक्सरसाइज नमक लेने से सर डिहाइड्रेशन होता है, तो मतलब जो हाथ पैरों में ऐठन आती है सर सुबह सुबह, तो वो ज्यादा नमक खाने वालों को आती है सर? नहीं, ऐसा हाथ पैर के ऐठन से नमक का कोई रोल नहीं रहता। वो रहता है दूसरे केमिकल्स जो रहते हैं उनका रोल रहता है और नर्व्स का रोल रहता है। हम अगर है मिनरल की बीमारी है ना। हाँ, नेक्स्ट हेलो। हाँ सर। शहद मंसूरी। हाँ नीतू बोलो। सर हाथ में डायबिटीज की वजह से हाथों की उंगलियों को मोड़ने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या ले सकते हैं? हाँ, तो पैर की उंगलियां जो मोड़ने उसमें सोडियम का रोल रहता है। यदि कोई नमक ज्यादा खाएगा तो उसकी जो हाथ के कभी भी देखे होंगे तो आदमी यहाँ बैठ के फुर्सत में तोड़ते रहता है, कट 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 आवाज आती है, वो टेंडन टूटते हैं और उसको ज्यादा तोड़ने से आगे चल के गठिया और बात जैसी बीमारी होती है। उनको भी नमक कम खाना चाहिए। खुराना जी और कुछ बोल रहे हैं क्या? खुराना सर आपका वीडियो बंद करिए। आपका वीडियो बंद करिए। खुराना कर दिया। हाँ सर, बच्चे लोग रेतीला मिट्टी खाते हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, बच्चे लोग रेतीला वाला मिट्टी खा जाते हैं, छोटे बच्चे तो काला पोटी करते हैं, तो उसमें क्या दवाई दे सकते हैं सर? इसमें किस कमी के कारण खाते हैं मिट्टी को? की जो आदत रहती है, हाँ, कैल्शियम की कमी रहती है उनकी बॉडी में, क्योंकि दांत आते रहते हैं तो दांत बड़े होते हैं, तो ज्यादातर कैल्शियम और फास्फोरस दांतों की ग्रोथ में चला जाता है, इसी कारण। और दूसरी बात, कृमि जिनको है पेट में एस्करिस या पटार पेट में वो रहती है, तो उसके कारण खाते हैं, तो उनको कैल्शियम की टैबलेट, कैल्शियम के जो सिरप आते हैं ऑस्टिक कैल्शियम वगैरह, वो पिलाएं आप तो उनकी आदत छूट जाएगी। और बच्चे लोग को एम्फ्रान का इंजेक्शन देते हैं तो ठीक हो जाता है सर? हेलो, उससे ठीक नहीं होता जी सर। सर उंगली को फोड़ते हैं या कोई शरीर को फोड़ा जाता है? हेलो। और वो टेंडन में नमक की मात्रा ज्यादा, इंजेक्शन नहीं देते, उसको सिरप देते हैं कैल्शियम और फास्फोरस का। अच्छा, ओके सर। हेलो सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। हेलो सर। सर ये दांतों में चमक नहीं रहती जो फ्लूइड ज्यादा रहने की वजह से, तो सर उनको क्या देना पड़ेगा? ये 1-2 गाँव है सर, वो गाँव के लोगों के टोटल सभी के दांत जो है तो ऊपर से पीले पीले और उसमें चमक नहीं है सर। कुछ गाँव के पानी की वजह से है, 3 गाँव है सर, वहाँ पेशेंट है तो उनके दांत टोटली सर मलगे और चमक नहीं, काले ऐसे। हाँ, तो पेशेंट साहब पहले तो ये देख लें कि वो लोग तम्बाकू वगैरह तो नहीं खाते हैं। अगर तम्बाकू नहीं सर, सुपारी खाते हैं तो उनके दांत फिर उस गांव में सर, उस गांव में सर सभी बच्चों के भी दांत है सर, 5 साल 4 साल की सभी टोटल बच्चों के भी दांत है सर, जो जन्म से आते हैं। हाँ, तो वो गांव में फ्लोरीन टेस्ट कराना पड़ेगा। हाँ, समझ गए। उसमें उस गांव के पानी में फ्लोरीन टेस्ट कराना पड़ेगा। फ्लोरीन टेस्ट, अगर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है तो दांत खराब होने लग जाता है। हाँ, फ्लोरीन है सर। मंसूरी जल्दी पूछ
तो नीतू तुम एक दो क्वेश्चन ही किया करो, पूरे टाइम क्वेश्चन करती रहती हो। हेलो। हाँ, फ्लोरीन टेस्ट कराओ। गाल ब्लैडर में स्टोन हो और आयरन डिफिशियंसी हो तो उसमें कौन सा सायरप देना चाहिए? गाल ब्लैडर स्टोन के लिए हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताए थे तुम्हारे को, जो मदर टिंचर आता है इसका, सिजिजियम, और एक और कौन सा बताए थे, तो उसमें गाल ब्लैडर स्टोन का जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उससे ट्रीटमेंट कराते हैं अपन। सिरप वगैरह से लाभ नहीं होता, पानी ज्यादा बारबेरीज बुल्गारिज बताए थे, आयरन वाली चीजें ना खाए, टमाटर और पालक। हाँ सर, बारबेरीज वल्गेरिस, गोपाल सिंह जी सही बोल रहे हैं। हाँ सर आप बताएं। हाँ हेलो सर। राजा सूर्यवंशी बोलिए। राजा सूर्यवंशी बोलिए। सर जो आप बताए थे कि आयरन की कमी से जो बच्चे का विकास नहीं हो पाता, कुछ भी विटामिन या प्रोटीन देते हैं तो उसका विकास ही नहीं हो पाता आयरन की कमी से, तो उसको कौन से टेबलेट या सिरप पिलाया जाए? सीरप हीमोग्लोबिन रिच, एचबी रिच नाम से आता है, और टीनाबुलिन नाम से आता है। सक्कस इंट्रिकस, सक्कस इंट्रिकस जो है वो एक्चुअली इसका पार्ट रहता है, इंटेस्टाइन का जूस रहता है, तो उसमें वो एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ा देता है, पानी की कमी को भी कंप्लीट कर देता है। पानी उसको, उबला हुआ पानी अच्छा वाला देते जाए तो ठीक हो जाता है। हाँ आयुष्मान शर्मा जी, श्रीवास्तव जी। छुट्टी रहेगी सर? हाँ बोलिए सर एक 40 के सर सोमवार क्लास नहीं लगेगी? आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, सोमवार क्लास नहीं लगेगी? हाँ शनिवार, इतवार और सोमवार नहीं होगी। हाँ 3 दिन छुट्टी रहेगी, और ग्रुप में डाल देंगे हम, विशेष गुप्ता जी के उसमें डाल देंगे तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी हाँ 3 दिन के बाद फिर बताएंगे अब नीतू, ठीक है।